चलिए, प्यारे विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि विशेष रूप से MA सेकेंड ईयर के या जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए यह पाठ बहुत ही अधिक उपयोगी है। और वैसे तो ये सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि भारत का इतिहास जानने का अधिकार सबको है। कश्मीर का इतिहास हमारे यहाँ वर्तमान में आप जानते हैं कि वैसे भी एक विवादित विषय के रूप में देखा जाता है कश्मीर क्षेत्र का। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अतीत में कश्मीर का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्णशाली रहा है और हमारे यहाँ एक बहुत महान सम्राट हुआ है जो अनेक विजयों से, छोटे से राज्य से एक बड़े साम्राज्य का राजा बना और उसने इतना वास्तु बनवा दिया कश्मीर में कि बहुत वर्षों तक, सदियों तक लोग उसकी गाथाओं को याद करते रहे। तो आज हम पढ़ेंगे कश्मीर का इतिहास के अंतर्गत ललितादित्य मुक्तापीड। आपको मैं अभी से बता दे रही हूँ, ये भाग 1 है। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग अवश्य देखिएगा और उसके लिए दूसरा वीडियो मैं बना दूंगी। ये छोटा आज का वीडियो जिसमें उसकी विजय हम देखेंगे और यशोवर्मा से उसका युद्ध देखेंगे। दोस्तों, इस मित्रों, आप सबसे यही कहना है मेरा कि यदि आपको ये पाठ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो कुछ अच्छे कमेंट भी दीजिए। कुछ अपने विचारों को भी उसमें अवश्य ही प्रकाशित कीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मेरा अवश्य ही सहयोग हो जाएगा और मैं आपके लिए आपके कोर्स से संबंधित और वैसे भी इतिहास के पन्नों से अच्छे अच्छे विषय लेकर सदैव ही आती रहूंगी। धन्यवाद। तो आज स्टार्ट करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं कश्मीर का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ललितादित्य मुक्तापीड को। इनकी तारीख बताई जाती है 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक। तो ये ललितादित्य मुक्तापीड करकोट वंश के थे। कश्मीर में उत्पल वंश, लोहार वंश, करकोट वंश आदि कई वंशों के राज्य रहे हैं प्राचीन काल में, जिसमें सबसे महान राजा करकोट वंश में हुआ है। तो ये करकोट वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, जो लगभग 627 ईस्वी के समय में राजगद्दी पर बैठे थे और उनकी रानी का नाम था अनंग लेखा। इनके पुत्र हुए प्रतापादित्य, जिनको दुर्लभक भी कहा जाता था, और उनकी रानी थी नरेंद्र प्रभा। इनके 3 पुत्र हुए प्रतापादित्य के चंद्रापीड वज्रादित्य, जिनका शासन था 713 ईस्वी में, और ये थोड़े से उदार शासक थे जनता के प्रति। तो लगभग 7 साल तक इन्होंने अपना शासन किया। इसके बाद मंझले भाई राजा बने, जिनका नाम था तारादित्य उदयापीड, और इन्होंने 720 से लेकर 724 4 वर्ष तक राज्य किया और इन 4 वर्षों में इनको एक क्रूर राजा की उपाधि भी मिली। और इसके तत्पश्चात तीसरे भाई राजा बनते हैं, सबसे छोटे होते हैं प्रतापादित्य के सबसे छोटे पुत्र ललितादित्य, और मुक्तापीड जिनका पूरा नाम है, जिनका तारीख तिथि आपको बता चुके हैं 724 से 760 ईस्वी विद्वानों ने निश्चित की है इनकी तिथि। इनका इतिहास जानने के लिए हमको जिस पुस्तक की आवश्यकता होती है या जिस ग्रंथ की आवश्यकता होती है कश्मीर के इतिहास के लिए, सबसे प्रामाणिक पुस्तक कल्हण नामक विद्वान की राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध इतिहास की पुस्तक है। यदि राज तरंगिणी हमारे पास न होती तो कश्मीर का इतना सुंदर इतिहास हम शायद ही कभी अच्छे से जान पाते। तो इसके लिए कल्हण जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने कश्मीर का इतिहास हम लोगों के लिए छोड़कर वो दुनिया में चले गए। ललितादित्य से 400 वर्ष बाद कल्हण का जन्म हुआ था और कश्मीर के उस पीढ़ी के राजा जयसिंह के दरबार में या हर्षदेव के दरबार में ऐसा माना जाता है कि उनके पिता वहां पर दरबारी थे, उनके साथ ही दरबार में जाया करते थे और वहीं उनकी रुचि जगी कि हम क्यों ना कश्मीर के सभी राजाओं का इतिहास लिख डालें जितना तक। तो वहां से उन्होंने जो लिखना शुरू किया, इसीलिए उनकी पुस्तक का नाम तरंगिणी है। तरंगिणी का अर्थ है जैसे नदी बहती है, ऐसे कश्मीर के राजाओं के एक सरिता जैसा उन्होंने दिखाया है और कई राजाओं का इतिहास उसमें उन्होंने शामिल किया, जिसमें सबसे महान इतिहास ललितादित्य मुक्तापीड का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुक्तापीड अपने वंश का महानतम शासक था। उसके सिंहासनारोहण की तिथि में थोड़ा मतभेद है, परंतु
अधिकतर विद्वान 724 ईस्वी स्वीकार करते हैं। कल्हड़ के अनुसार, कल्हड़ कहते हैं अपनी राजतरंगिणी में कि विधाता ने उसे प्रादेशिक राजा बनाया था, अर्थात उसने अपने पिता से एक छोटा सा राज्य पाया था, परंतु लेकिन बुद्धि से वह एक सार्वभौम शासक बन गया। एक सम्राट का उसने पद धारण किया, अपनी बुद्धि और अपने शौर्य से उसने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। छोटे राज्य से वो बहुत बड़े राज्य का स्वामी बना। ठीक है, वह एक साम्राज्यवादी विजिगीषु था। विजिगीषु का अर्थ होता है छात्रों कि विजय की इच्छा रखने वाला राजा, अर्थात जो विजय के लिए उद्यत है, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जिसकी इच्छा है, वह राजा विजिगीषु कहलाता है। तो हमारा ललितादित्य मुक्तापीड एक विजिगीषु राजा थे। ठीक है, उनकी ख्याति, ललितादित्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसका आधार उनके विजय अभियान और निर्माण कार्य थे। उन्होंने वास्तु से इतना सजा दिया कश्मीर को कि उनके निर्माण कार्य और उतना ही उनके विजयाभियान थे, जिससे ललितादित्य का नाम पूरे देश में दूर दूर तक चर्चा होने लगी। उसने यशोवर्मा के समान, कन्नौज के शासक यशोवर्मा थे जिनको हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो उनके समान उन्होंने भी तिब्बतियों को भारत में बढ़ने से रोकने के लिए एक दूत मंडल चीन के राजा के पास भेजा था। चीनी सम्राट ने दूत मंडल का स्वागत करते हुए ललितादित्य की मित्रता स्वीकार कर ली और ललितादित्य को कश्मीर का शासक भी घोषित किया, परंतु उसे कोई सैनिक सहायता नहीं दी, कोई भी सैनिक सहायता नहीं दी। इसके बावजूद भी ललितादित्य ने तिब्बतियों को या भोटों को अपने देश में आने से, भारत में आने से या कश्मीर में घुसने से सब रोकने में सफलता प्राप्त की। यह उसके शौर्य का ही परिणाम था। अब हम आते हैं कन्नौज शासक यशोवर्मा से युद्ध। पहले तो उसकी यशोवर्मा से मित्रता थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब यशोवर्मा भी विजयाभियान अपने चला रहा था और ललितादित्य भी अपने विजयाभियान चला रहे थे, तो दोनों के राज्यों की सीमाएं आपस में टकराने लगी। तो ऐसी स्थिति में यह मित्रता समाप्त हो गई और टकराव अवश्यंभावी होने लगा। चीनी वृत्तांतों के अनुसार दोनों के बीच युद्ध का तात्कालिक कारण जालंधर के आसपास के प्रदेश को लेकर बना। हम जानते हैं कि जालंधर पंजाब के प्रदेश में है और पंजाब और कश्मीर की सीमाएं आपस में मिलती हैं। यशोवर्मा भी जालंधर तक अपने विजयाभियान में पहुंचा और उधर से ललितादित्य भी अपने राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ था। तो दोनों में युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अब कल्हड़ कहते हैं राजतरंगिणी में, कल्हड़ के अनुसार लंबे समय के युद्ध के बाद, ये युद्ध काफी लंबा चला, फिर दोनों में संधि वार्ता हुई। जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो दोनों में संधि वार्ता हुई। अब संधि पत्र तैयार हुआ। अब यहाँ पे एक ये कारण आ पड़ा कि संधि पत्र पर यशोवर्मा का नाम पहले और ललितादित्य का नाम बाद में रखा गया। अब यह संधि पत्र को देखकर जो ललितादित्य मुक्तापीड के जो मंत्री थे मित्र शर्मा, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा हम ये संधि पत्र नहीं मानते, क्योंकि हमारा राजा अधिक महान है, इसलिए पहले उनका नाम होना चाहिए। तो उन्होंने इस संधि पत्र को अस्वीकार कर दिया। जबकि लड़ते लड़ते सेनाएं और सेनापति लोग थक भी चुके थे, लेकिन फिर भी अपने मंत्री के कहने पर ललितादित्य ने युद्ध का निर्णय लिया और अंततः यशोवर्मा पर विजय भी प्राप्त की। यहाँ पर ये कश्मीर का इतिहास था। तो राजतरंगिणी से उनके कथनों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसने यशोवर्मा को हराया। ठीक है, वाकपति राज एवं श्री भव्यति आदि राजकवियों से सेवित यशोवर्मा पराजित होने के पश्चात ललितादित्य की स्तुति का पाठक बन गया। दूसरा श्लोक है जिसका अर्थ है ललितादित्य ने यशोवर्मा का समूल उच्छेदन कर दिया। तो यहाँ पर इन बातों के आधार पर, इन दो श्लोकों के आधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि ललितादित्य ने यशोवर्मा का राज्य छीन लिया उसको हराने के पश्चात। परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि यशोवर्मा को ललितादित्य ने पराजित तो किया था, लेकिन पराजित करने के पश्चात उसके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। स्मिथ ने इस युद्ध की तिथि 740 ईस्वी बताई है। इस युद्ध के अलावा यशोवर्मा के युद्ध के अतिरिक्त उसकी कुछ अन्य विजय भी हमको राजतरंगिणी से पता चलती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यशोवर्मा को पराजित करने के
करने के बाद ललितादित्य की सेनाएं कलिंग तक पहुंच गईं। वहां से होते कन्नौज होते हुए कलिंग अर्थात उड़ीसा तक पहुंच गईं। गौड़ देश के राजा ने, गौड़ अर्थात बंगाल, बिहार, प्राचीन काल में जिसके हाथ में गौड़ या बंगाल देश होता था उसी के यहाँ वो मगध का राजा होता था अक्सर। तो बिहार और बंगाल दोनों प्रदेश मगध के राजा के हाथ में रहते थे। तो इसी समय गौड़ देश के राजा ने उसे हाथियों की भेंट देकर उसकी अधीनता स्वीकार की। तो यहाँ पे बुमजाई नामक एक विद्वान है जिनका कहना है कि यह गौड़ नरेश कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। ये जीवित गुप्त द्वितीय उसी उत्तर गुप्त वंश का शासक था जो मौखरियों के समकालीन थे। यहां से आगे बढ़कर ललितादित्य ने कर्नाटक की रानी रट्टा को पराजित किया या अपनी अधीनता मानने के लिए विवश किया और कर्नाटक से वह कावेरी तक के किनारों तक गया, कावेरी नदी के किनारों तक। यहां से वह पश्चिम की ओर मुड़ा और सप्त कोंकण पर विजय प्राप्त करते हुए द्वारका तक पहुंच गया। इतना यहां से वह विंध्य प्रदेश और अवंती को जीतते हुए उत्तर की ओर लौटा। उत्तर अर्थात कश्मीर की तरफ वो लौटने लगा। रास्ते में उसने कंबोजों, तुखारों, मुमनी उनको कहते हैं जो सिंधु के ऊपरी कांठे के अरब होते थे, उनको मुमनी कहलाते थे। मुमनी और भोटों अर्थात तिब्बतियों, दर्दों, स्त्री राज्य अर्थात असम और प्राग ज्योतिष और उत्तर कुरुओं आदि को पराजित किया उसने। ठीक है, तो ये वर्णन किया है कल्हण ने। तो ऐसा माना जाता है, आधुनिक विद्वान कहते हैं कि इस वर्णन की सत्यता के विषय में विद्वानों को थोड़ा संदेह होता है और उनका कहना है, जैसे कि आरसी मजूमदार का नाम हम ले सकते हैं, वो कहते हैं कि यह वर्णन परंपरागत शैली में लिखी जाने वाली ललितादित्य की दिग्विजय है, ना कि यथार्थ। उसमें सारा यथार्थ नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि कल्हण के वर्णन में कुछ न कुछ सत्यता का अंश अवश्य ही है, क्योंकि कल्हण भी कश्मीर के ही कवि थे। फिर भी उसने पूर्व में समुद्र तट की विजय निश्चित रूप से की थी कल्हण के अनुसार, और तुखारों पर उसकी विजय की स्मृति कश्मीर में कब तक बनी हुई थी? जब मोहम्मद गजनबी हमारे देश में आया, अल बरूनी के समय तक बनी हुई थी। उसके साथ में अल बरूनी नामक अरबी लेखक आया जिसने किताबुल हिंद नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने इस बात को लिखा। तो तब तक यह याद कश्मीरियों के मन में बनी हुई थी कि उसने तुखारों को अर्थात बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले लोगों को पराजित किया। भोटों अर्थात तिब्बतियों को नियंत्रण में रखने के लिए उसने चीनी सम्राट के पास अपना एक दूत भेजा था, और यद्यपि उसे चीन से कोई मदद नहीं मिली, फिर भी वह तिब्बतियों को रोकने में पूर्णतः सफल रहा। उसने अंदर कश्मीर में तिब्बतियों को घुसने नहीं दिया। कंबोजों, अरबों और दर्दों पर उसकी विजय की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि ये सब कश्मीर के क्षेत्र आसपास ही थे, ये क्षेत्र कश्मीर के अगल बगल ही थे, तो निश्चित रूप से उसने वहां पर विजय की होगी। इन सबकी ये सब घटनाएं कल्हण से 4 शताब्दी पहले की हैं। हमने आपको बताया था कि 400 साल बाद कल्हण का जन्म हुआ था और 400 साल पहले की घटनाएं हैं, इसलिए हो सकता है कि उसके वर्णन में कुछ अतिरंजिता आ गई होगी, कुछ अतिशयोक्ति आ गया होगा, क्योंकि उसे इसका ज्ञान पुराने परंपरागत साहित्य से ही हुआ होगा। ठीक है, उसकी गुजरात और दक्षिण भारत की विजय पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, ऐसा आधुनिक विद्वान मानते हैं। क्योंकि हो सकता है दक्षिण भारत और गुजरात के विषय को उसने बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया हो कल्हण ने, ये हो सकता है, लेकिन उसकी पूर्वी विजयों में और कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों की विजय में कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ललितादित्य अपने समय के भारत का सर्व प्रमुख शासक था। मजूमदार के अनुसार उसने अपनी विजयों से, ललितादित्य ने अपनी विजयों से कश्मीर के राज्य को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया था, इतना विशाल कर दिया था, जैसा गुप्तों के समय में हमारे देश में एक क्षत्र राज्य था। ठीक है, वह कश्मीर का प्रथम नरेश था जिसने सार्वभौम अर्थात सम्राट का पद, अधिराट का पद प्राप्त किया था। उसका साम्राज्य गुप्त व पुष्यभूति अर्थात हर्षवर्धन का साम्राज्य, पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन, इनको हम कभी देख लेंगे, इनका भी पाठ आपको पढ़ा देंगे। तो गुप्त और पुष्यभूति साम्राज्य से भी विशालतर था, ऐसा कहा जाता है। शुद्धानंद पाठक नामक विद्वान कहते हैं
कि उसने कश्मीरी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया था और बहुत दिनों तक उसकी अनुश्रुतियां अर्थात उसकी कथाएं कश्मीर में, कश्मीर की जनता में प्रचलित रही और लोग उसका नाम बड़े आदर से याद करते रहे। तो ये आज के लिए इतना ही था। और इसमें अभी हम आपको बता दें कि ललितादित्य एक बहुत महान वास्तु निर्माता भी था, और केवल वही नहीं बल्कि उसके मंत्री, उसके रानियों ने भी कश्मीर को बिल्कुल एकदम सजा दिया था, बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों से, भवनों से, नगरों से। तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो अभी आज के लिए अभी यहीं तक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर पाठ अच्छा लगे तो अवश्य ही इसको देखिए और इससे लाभ उठाइए।